अंग्रेजी के जरिए किया जाता है। वहीं नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर भुगतान होता है इसके तहत। पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के वक्त अंतरिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही है। अखिल भारतीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा जो है वो ये कह रहा है कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। यानी 2024 में ओपीएस का मुद्दा महत्वपूर्ण होगा और यह सरकार बनाने या गिराने का काम कर सकता है। ओपीएस वर्सेस एनपीएस की अगर हम बात करें और इसको समझने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर देखा जाए तो करीब 13 लाख कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा नहीं मिल रहा, लेकिन 2004-05 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम बनाई गई। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा 2013 से सुलग रहा है लगातार। 2013 से अलग अलग राज्यों में इसको लेकर आंदोलन हो रहे हैं, खूब इसको लेकर हंगामा हुआ है। सरकारों ने वादे भी किए हैं। आपको याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाली की बात की गई, पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात की गई और समाजवादी पार्टी ने इसको मुख्य मुद्दा बनाया था अपना। 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को जब पेंशन मिलना शुरू हुआ तो उनको पता चला कि उनके साथ खेल हो गया और अब सभी लोग पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि हिमाचल प्रदेश में लोग लगातार, जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो ये कह रहे हैं कि आप पुरानी पेंशन बहाल करिए और वहां एक लंबा आंदोलन चल रहा है। ये जो मैं ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, ये ओपीएस और एनपीएस में जो 10 बड़े अंतर हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों इसको लेकर हंगामा किया जा रहा है। सरकार परेशान है कि चुनावी साल में, हिमाचल प्रदेश की सरकार, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, सरकार ये सोच रही है कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो हो सकता है कि उसको झटका लग जाए। ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो फिर वो बहिष्कार करेंगे और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह के आंदोलन हुए हैं, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन होते रहे। इन दोनों ही राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की गई। झारखंड में भी पुरानी पेंशन बहाल की गई और कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की गई यहां की सरकारों के द्वारा। आपको बता दें कि बिहार में भी अब धीरे धीरे करके ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि यहां पर भी पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। 1 सितंबर को पूरे प्रदेश में, यानी बिहार में, कार्यालय के जो अलग अलग कार्यालयों के जो कर्मचारी थे उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था। पुरानी पेंशन बहाली की मांग यूपी की राजधानी लखनऊ में भी हो रही है। लखनऊ में भी इसको लेकर खूब हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि अटेवा, जो कि इस पूरी आंदोलनों का नेतृत्व करता है, अटेवा ने इस बात को लेकर आंदोलन और तेज करने का आह्वान किया है और उनका कहना है कि इस आंदोलन को देशव्यापी बनाते हुए नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको शॉर्ट में NMOPS भी कहते हैं, इसको शुरू किया जाएगा। अब प्रश्न यह है कि क्या पुरानी पेंशन बहाल की जा सकती है? क्या इससे सरकार को झुकाया जा सकता है? क्योंकि ये अलग अलग राज्यों में इस तरह के आंदोलन अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर खूब आंदोलन हो रहे हैं और हम आज राष्ट्र हित में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल हैं, जो रिटायर्ड काम करने वाले जवान हैं, वो भी लगातार इसको लेके कह रहे हैं कि उन्होंने देश की सेवा की और उनके साथ ये सब किया जा रहा है। हमारे साथ एक खास पैनल है, उससे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में गजेंद्र राठौर, जो कि प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एकीकृत राजस्थान के हैं। हमारे साथ मेहदी हसन, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ेंगे। हमारे साथ हैदर अली, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ेंगे। हमारे साथ महेंद्र सिंह, जो रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हैं, पिछड़ा वर्ग विकास मोर्चा प्रांतीय अध्यक्ष हैं, ये भोपाल से, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर खूब हंगामा हो रहा है, वो जुड़ेंगे। हमारे साथ विजय कुमार बंधु, जो कि इस पूरे आंदोलन को जिन्होंने बहुत बारीकी से ऑर्गेनाइज किया और शुरू 2013 से ये लगातार आवाज उठा रहे हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, वो जुड़ रहे हैं। विजय कुमार बंधु। हमारे साथ अनिल कुमार जायसवाल, जो कि एक्स आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से हैं,
वो जुड़ रहे हैं शिमला से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी इसको लेके हंगामा हो रहा है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अलग अलग जगह पर पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1-2 हफ्तों में जो आंदोलन हुए हैं, जो प्रदर्शन हुए हैं सरकार के खिलाफ, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लाखों कर्मचारियों के हित जुड़े हुए हैं। और जब लाखों लोगों का हित अगर किसी चीज से जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो राष्ट्र हित की बात है और उस पर बहस करनी चाहिए कि आखिर क्यों सरकार एनपीएस पे ज्यादा जोर दे रही है और क्यों ओपीएस के बारे में विचार नहीं किया जा रहा। क्योंकि अगर इसको आसान शब्दों में समझें तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 2002-3 में कोई भर्ती निकली और आपने उसमें अप्लाई किया, लेकिन भर्ती होते होते आप 2004 में आ गए या आपकी ज्वाइनिंग 2005 के शुरुआती महीने में हुई, तो आपको ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा, आप एनपीएस में आ जाएंगे। और अगर आप एनपीएस में आते हैं तो आपको वो फायदे नहीं मिलेंगे जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। कई सारी फर्क हैं जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 6 महीने के बाद मिलने वाला जो डीए इसमें लागू होता है, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है, ओपीएस में ऐसा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएट का अस्थायी प्रावधान है। इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि इसमें शेयर बाजार के हिसाब से आपका पूरा जो एनपीएस की सिस्टम है वो तय होता है। इस तरह की चीजें जो हैं वो परेशान कर रही हैं पुराने कर्मचारियों को, और जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी शामिल हैं, तो उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और अलग अलग राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो अभी बिहार हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा में भी आंदोलन हुए, उत्तर प्रदेश में भी इसकी अब सुगबुगाहट है। उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था कुछ वक्त पहले, आपको याद होगा। तो वहां पर भी ये मांग प्रमुखता से उठाई गई कि ओपीएस को बहाल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 24 के चुनाव में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ओपीएस का मुद्दा उठाया 2022 के चुनाव में, और उनकी सीटों की बढ़ोतरी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। भले ही उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन 125 सीटें उनके गठबंधन ने जीती, और इसमें ओपीएस को मुद्दा बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था अखिलेश यादव के द्वारा जो मुद्दा बनाया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये पूरी स्कीम और ये जो मुद्दा है, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जहां पे बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, उन सरकारों ने ओपीएस को लेकर विचार किया और कर्मचारियों को राहत दी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन जगहों पर इलेक्शन होने हैं। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन होने, राजस्थान में भी इलेक्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में, भोपाल में, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूं, भोपाल में इसको लेकर प्रदर्शन हुआ, टीकमगढ़ में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। और यहां पर कर्मचारियों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर एनपीएस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको किसी भी कीमत पर ओपीएस चाहिए। तो ओपीएस देने के लिए वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे मानी जाए। लेकिन अभी तक सरकार इस दिशा में सोचने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। हालांकि कमलनाथ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने यह वादा किया है कि अगर आने वाले चुनाव में उनको वोट दिया जाता है, उनकी पार्टी को वोट दिया जाता है, तो वो उन तमाम कर्मचारियों की मांगे मानेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा वर्ग है जो जुड़ा हुआ है ओपीएस और एनपीएस से। एक तरफ उत्तर प्रदेश में 13 से 14 लाख लोग हैं, 13 से 14 लाख लोग सीधे सीधे प्रभावित होंगे अगर सरकार यह विचार करती है और ओपीएस को लागू करती है। तो 13 से 14 लाख लोगों के हित सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह से अलग अलग राज्य, इसमें उत्तराखंड भी शामिल है, जिसमें हिमाचल भी शामिल है, हरियाणा शामिल है, और भी अलग अलग, महाराष्ट्र शामिल है, बिहार शामिल है। यहां पर ओपीएस को लेकर धीरे धीरे करके मार्केट में यह बात आ रही है कि भाई सरकार इस पर विचार करने के मूड में नहीं। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में यह मांग ज्यादा तेजी से उठ रही है। बिहार में चूंकि 1 सितंबर को काला पट्टी बांध के विरोध किया गया, तो उसके बाद अब वहां पर सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, समीकरण बदले हैं, तो कर्मचारियों को उम्मीद मंदी है कि शायद इस पर विचार किया जाए। और सरकार ने वादा भी किया है कि वो इस मामले में विचार करेंगे और सरकार इस पर ओपीएस जिन कर्मचारियों की मांग है उनको लागू करके दिया जाएगा। तो अब यह देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले समय में 24 तक कैसे इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए आगे बढ़ते हैं ये लोग, और क्या सरकार के ऊपर इसको लेकर कोई प्रेशर बनेगा, क्योंकि सरकार इसको लेकर बहुत संवेदनशील नहीं है, ऐसा आरोप है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें और केंद्र की सरकार भी। हां, जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं
उन राज्यों ने जरूर, चाहे वो पश्चिम बंगाल ही क्यों ना हो, पश्चिम बंगाल इसमें अग्रणी राज्य रहा जिसने ओपीएस की मांग मानी और ओपीएस को लेकर उसने कर्मचारियों को राहत दी, लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा नहीं देखने को मिला। और इसकी वजह से ये बात लगातार उठ रही है कि इस मामले में सरकार क्यों उदासीन है। आपको एक और मैं बात बता दूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको हटाने के पीछे जो तर्क दिए गए थे उसमें यह कहा गया था कि इसको और ज्यादा परिमार्जित तरीके से लागू किया जाएगा जिससे कि कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा इसका। लेकिन जब ये लागू की गई तो बहुत सारे लोगों ने यह आरोप लगाया कि जिनकी तनख्वाह मान लीजिए 39,000 रुपए जिनको पेंशन मिलनी चाहिए थी और जिनकी तनख्वाह 70,000 के आसपास थी, और अगर वो एनपीएस के दायरे में आ रहे हैं तो उनको वो पेंशन जो है 70,000 वाले तनख्वाह वाले को पेंशन मिल रही है 36,000 के आसपास। अगर ओपीएस लागू होता है तो उनको वो पेंशन मिलती लगभग 39,000, 39,500, 40,000। तो ये है कि करीब 4-5 हजार रुपए का नुकसान ओपीएस और एनपीएस की वजह से हो रहा है। अब सब बहुत महत्वपूर्ण बात और जानने के लिए जरूरी बात यह है कि क्या इन लोगों को यह लग रहा है कि इस आंदोलन में अगर इसी तरह से वो जुड़े रहते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं तो इससे कुछ फायदा होगा। हमारे साथ एक और मेहमान जो मेरे पास एक लिस्ट आई है जिसमें मुझे बताया गया कि सुभाष वर्मा जी जनरल सेक्रेटरी हैं पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के शिमला से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हम ये जो मेहमान हैं थोड़ा देर से वो जुड़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारा जल्दी से कनेक्शन हो जाए, कनेक्ट हो जाए, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद हम बात शुरू करें। हम समझने की कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रहित के कि ओपीएस और एनपीएस को लेकर जो इतने दिनों से लगभग एक दशक से जो मांग उठ रही है, इसको लेकर सरकार गंभीरता से कदम क्यों नहीं उठा रही, खासकर केंद्र की सरकार इसको लेकर क्यों इतनी संवेदनशील नजर नहीं आती, ऐसा आरोप है कर्मचारियों का। दूसरा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत जिम्मेदारी और बहुत मुखरता से इस मुद्दे को आधार बनाया अपने चुनाव जीतने के लिए और बहुत सपोर्ट भी उनको मिला। ऐसी भी कई जगह से खबरें आई। कुछ जगहों पर जो बैलेट से जो शुरुआती इलेक्शन में जब वोट डाले जाते हैं उसमें जो कर्मचारियों के वोट होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को मिले वोटों की संख्या घटी, ये भी एक आंकड़ा सामने आया। तो क्या 24 में इसका असर समझ में आएगा? 24 में ये इसका फायदा मिल सकता है दूसरी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को, इसका खामियाजा सरकार को, सत्ताधारी दल को भुगतना पड़ सकता है। उन राज्यों में भी जहां पे बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, उन राज्यों ने भी अगर ओपीएस को लेके संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे अपने इस कार्यक्रम में कि ओपीएस और एनपीएस को लेके मत भिन्नता क्यों है, ओपीएस को कर्मचारी वर्ग क्यों अच्छा बता रहा है और एनपीएस को सरकार अच्छा क्यों बता रही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मेहदी हसन जुड़े हुए हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है बाकी गेस्टों को जोड़ने के लिए क्योंकि मौसम भी खराब है, तो कोशिश हम कर रहे हैं कि किसी तरह से इनके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाए। मेहदी हसन जी, अगर आप आ गए हैं तो चूंकि आपकी पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है वहां पर इसको लेकर विचार किया गया और कुछ जगहों पर इसको लागू भी किया गया, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, लेकिन आपको लग रहा है क्या कि अब हिमाचल प्रदेश में भी चूंकि मुखरता से यह मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये 24 में इशू हो सकता है क्योंकि इससे बहुत बड़ी आबादी जुड़ी हुई है? नमस्कार जी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो क्या बोलते हैं, पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन जो लागू की गई थी तो 1975 1981, ठीक है, उसी को फिर बाद में और नई पेंशन जो उसके बाद 1995 में 60 साल से 65 साल तक के जो लागू की गई, तो उसमें ये रहा कि पेंशन इसलिए लागू की जाती थी कि जो लोग जिन्होंने देश हित में या सरकार के लिए या देश के लिए काम किया है उसके बाद जब वो रिटायर हो जाए ताकि उनका परिवार मतलब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। तो लेकिन आज स्थिति ये है कि जो पेंशन लागू की गई थी धीरे धीरे उसको उम्र भी जैसे 60 थी, अब उसको पेंशन वाला तो सिस्टम भी थोड़े दिन में ये भी सब खत्म हो, क्योंकि सरकारी नौकरियां ही धीरे धीरे खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिन
जिस विषय के लिए देश हित में, ये तो उस पर आज लड़ी गए। और कांग्रेस हमेशा देश हित के, जनता के हित के मामले है, पेंशन का जो मामला है, तो उसमें हमेशा 2024 में कांग्रेस इन मुद्दों को एक बार फिर से लेके आई, क्योंकि जो पेंशन लागू की थी तो इनको खत्म तो कर रहे हैं। और ज्यादातर जितने भी सेक्टर हैं उनको प्राइवेट ले जा रहे हैं, और प्राइवेट में ये रहेगा, क्योंकि उसमें कोई ना पेंशन का रहेगा मामला, ना कोई किसी तरह का रहेगा। अब आप काम करिए, जैसे अभी आपने वो देखा था, फौज में भर्ती वाला था, 4 साल की भर्ती रहेगी, 4 साल की भर्ती के बाद मतलब उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। कि कौन सी भाई प्लानिंग है, कौन सा प्लान है। हमारे साथ मेहदी साहब, हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं। सुभाष वर्मा, जनरल सेक्रेटरी पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन शिमला से। स्वागत है सुभाष जी आपका। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी जुड़ गए हैं हैदर अली साहब, आपका भी स्वागत है। सुभाष जी, शिमला और हिमाचल में इसको लेके खूब हंगामा हुआ है। अब चूंकि ये पूरा देश ही इस तरह की एक मांग से इस समय दो चार हो रहा है, और पिछले एक दशक से मैं ये देख रहा हूं कि ये मांग बहुत मुखरता से अपना असर भी दिखा रही है। कई सरकारें मजबूर भी हुई हैं। अब चूंकि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन का टाइम है, तो मैं देख रहा हूं कि काफी मुद्दा ये गर्म है। मैं आपसे इस मुद्दे के अलावा मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ओपीएस और एनपीएस को लेके दोनों ही पार्टियों में एक तरफ जो लोग मांग कर रहे हैं कि ओपीएस लाइए, और दूसरी तरफ जो सरकार है जो एनपीएस पर टिकी हुई है, दोनों ही पार्टी में मतभिन्नता इस लेवल तक है कि दोनों ही पार्टियां ये कह रही है कि भाई हमारी ओपीएस अच्छी है और वो कह रहे हैं एनपीएस अच्छी है। मैं ये मतभिन्नता पे एक प्रश्न है मेरा, और आपको लग रहा है क्या कि जो बाकी राज्यों की सरकारें जो मजबूर हुई उसमें आप भी मजबूर कर पाएंगे हिमाचल की सरकार को? जहां तक जब एनपीएस शुरू हुआ था, एक्चुअली ऐसा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एक एमओयू साइन हुआ, लेकिन उस टाइम एम्प्लॉइज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम यहाँ स्टेट में, और उनको इसके बारे में अनभिज्ञता थी कि एनपीएस में क्या चीज है। जब बाद में इंप्लीमेंट हुआ और जैसे जैसे वो रिटायर होने शुरू हुए तो बिना पेंशन से हुए, क्योंकि उनके लिए जितना उनका कंट्रीब्यूटरी होता है तो उसका 14% गवर्नमेंट उसमें जमा करती है, तो वो एक रिटायरमेंट में उसका 50% वो ले सकते हैं, और उसके बाद जो बचता है वो पेंशन की शेप में बड़ा मामूली सा मार्जिन वाला अमाउंट उनको मिलता है, 3-4 हजार रुपए जी। तो अब उन्हें मालूम पड़ा है उन एम्प्लॉइज को कि ये तो एक घाटे वाला सौदा था, तो इसलिए पहले इसमें जागरूक करने की आवश्यकता थी कि एनपीएस क्या चीज है। तो एक्चुअली जो ओपीएस है वो पेंशन रूल में जो पहले के एम्प्लॉइज थे, इस फार्मूला से एनपीएस से लगने से पहले उनके अपॉइंटमेंट लेटर में दिया गया था कि पेंशन है, पेंशन के रूल बने हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट से इसमें जीते हुए ओपीएस वाले तो अच्छा। उनकी पेंशन को तो नहीं कुछ भी कर सकते, लेकिन एनपीएस में ये एग्रीमेंट उन लोगों से साइन करवा दिया गया। तो इसमें ये एक डिस्पैरिटी है। वो भी वैसे ही कर्मचारी है जो पहले वाले थे, वो भी वैसे ही कर्मचारी है। तो ये जिन्होंने 40-40 साल 38 साल नौकरी करनी है, तो उसमें तो कम से कम पेंशन होनी चाहिए, पेंशन बेनिफिट मिलना चाहिए। हम भी उनका वेलकम करते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं जो कि इसको लेके लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, विजय कुमार बंधु जी। और विजय जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार जी, आप बहुत लंबे समय से इसका आवाज बुलंद कर रहे हैं कि भाई ओपीएस को लागू करिए, और आपने कई इस तरह के आंदोलन भी किए, देशव्यापी भी आप इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसमें एक पेच समझना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका इसमें किस तरह की है, दर्शक किस तरह से इसको समझें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस जनवादी मुद्दे को उठाने के लिए, आपका और के न्यूज का। आपने जो सवाल किया वो बहुत अहम सवाल है, और पिछले 7-8 साल पहले इस मुद्दे को हम और हमारे साथियों ने उसको उठाया तो बहुत बड़ा सवाल ये आया करता था कि केंद्र का विषय है और केंद्र करेगा तो राज्य कर पाएगा, जबकि बिल्कुल स्पष्ट है, राज्य के कर्मचारियों का राज्य सरकार, केंद्र के कर्मचारियों केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अच्छा। उसमें कोई इफ बट नहीं है। अच्छा, ये स्पष्ट है विजय जी, ये स्पष्ट है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं
उनके लिए केंद्र सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो राज्य के कर्मचारी हैं उनके लिए राज्य सरकार, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर थोप दिया जाए। उसका एक तरीका मैं बता दूं आपको, बता दूं, ये उदाहरण सामने है। पश्चिम बंगाल में कभी भी नई पेंशन व्यवस्था लागू ही नहीं की गई। अच्छा। इसका मतलब अगर वो होती, सबके लिए होती, तो फिर वहां भी बंद हो जाती, वहां पर नहीं लागू की गई। इसका मतलब राज्य स्वतंत्र है अपने राज्य के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए। अच्छा। केंद्र स्वतंत्र है केंद्र कर्मचारियों देने के लिए। अच्छा। और अटेवा एनएमओपीएस लगातार पिछले 8-9 सालों से इस बात को लड़ाई लड़ रहा है और कह रहा है कि ये विषय है और गंभीर विषय है जी। और इस पर ये कोई पहली मांग नहीं, नई मांग नहीं है कि हम नई मांग कर रहे हैं, कोई असंवैधानिक मांग कर रहे हैं। ये ऑलरेडी संवैधानिक व्यवस्था है और हमें पहले दी जाती थी। 2004 से केंद्र में अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट पर इसको खत्म किया गया। अगर नियमावली होती तो सबके लिए बराबर होती। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 5 से लागू हुई, बिहार में 1 सितंबर 5 से लागू हुई, उत्तराखंड में दिसंबर से लागू हुई। इसका मतलब ये अलग अलग राज्यों ने अलग अलग टाइम पर अपने लगाया। और मजेदार बात बताएं आपको, केंद्र सरकार जब उस समय लागू कराई तो इस दबाव के साथ लागू कराई कि अगर आप एनपीएस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपकी जो केंद्र के तमाम सारे सहायतार्थ हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। इससे घिनौना काम क्या हो सकता है। और उनके लिए इस तरह की व्यवस्था बनाई। जो हम सरकार के अंग हैं, हमारी दम पर ही सरकार अपना काम करती है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, वो हम सरकार के आंख नाक कान हैं। और अगर हम 60 साल तक यहाँ काम कर रहे हैं आपके साथ में, तो हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा नहीं, लेकिन सरकार, विजय जी, सरकार इसको लेके ये तर्क देती है, सफाई दे रही है कि बदली हुई परिस्थितियों में एनपीएस ज्यादा बेहतर है ओपीएस से। जी, मैं बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूँ। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए एनएमओपीएस का अटेवा का प्रदेश है, तो बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल झूठ बात है। और अगर ये सच है तो फिर 200, 1200, 1800 रुपए क्यों मिल रहा है? इसको कोई भी अर्थशास्त्री और कोई भी मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमको बता दे। आज तो पहले कहा जाता था कि ऐसा ऐसा होगा, आज तो हजारों उदाहरण पूरे देश के अंदर जिनको 1200, 1800, 1700 रुपए मिल रहा। अब बनारस प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर प्रिंसिपल साहब रिटायर हुए, 1 लाख के ऊपर उनकी इनकम है। अगर पुराने के हिसाब से होता तो कम से कम उनका 50% के लास्ट में उनका 50% बनता। आज उनको 4400 रुपए मिल रहा, ऑन रिकॉर्ड है। 44 रुपए? 4400 रुपए उनको। अच्छा, 4400 रुपए उनको पेंशन मिल रही है। पेंशन मिले नई पेंशन में, अगर वो पुरानी में होते तो कम से कम 50 पाते 50,000 रुपए के आसपास। ये आप अगर बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उदाहरण दिया कि 1 लाख रुपए उनका वेतन था, वो रिटायर हुए। अगर ओपीएस होता तो उनको पेंशन मिल रही होती लगभग 45-50 हजार रुपए। अब चूंकि एनपीएस के तहत उनको मिल रही है तो उनको पेंशन मिल रही है 4400 रुपए। और ये उदाहरण नहीं है, पूरे देश के अंदर इसी तरह हजारों उदाहरण हैं। और जब सामने कोई चीज का परिणाम आ गया, फिर आप कहें कि नहीं बेहतर है, नहीं बेहतर। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर नहीं बेहतर है तो उसमें पीएफआरडीए बिल में नियम है, जिस व्यवस्था से नई पेंशन लाए हैं, कि कोई व्यक्ति पुरानी पेंशन छोड़ के नहीं ले सकता है। ये उसमें चॉइस है। अच्छा, आज तक पूरे हिंदुस्तान में मुझे जाने का मौका मिला इस आंदोलन के बहाने। आपको मैं बताऊं, एक भी व्यक्ति ओपीएस छोड़ के एनपीएस में नहीं आया। अगर इतनी खूबसूरत है तो कोई तो आता। अच्छा, दूसरी चीज, जो लोग ले रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, मजेदार बात है कि खुद पुरानी में ले रहे हैं। अच्छा, जितने अधिकारी हैं सब पुरानी हैं, और जो हमें आपको बता रहे हैं वो सब पुरानी ले रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब आप ज्ञान दे रहे हैं कि, और आप खुद आनंद ले रहे हैं पुराना। मतलब वो कहते हैं, एक शेर है कि आपका क्या है, आपको तो सिर्फ ज्ञान देना है, हमसे पूछो हमें इम्तिहान देना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। हैदर अली साहब हैं हमारे साथ। हैदर अली जी, ये 2022 में आपने बड़ा प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, खूब लखनऊ में भी आंदोलन हुआ, और ये जो आंकड़े निकल के आए, मैंने बैलेट और जो पूरा नतीजे थे उसको थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो मैं ये समझ पाया कि आपकी तरफ वोटों का थोड़ा सा स्विंग भी हुआ। अब मैं आज पढ़ रहा था कहीं कि अटेवा वाले और इस तरह से लोग ये कह रहे हैं, जो आंदोलन, जिनको आंदोलन जीवी भी कह दिया गया, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर 24 तक बात नहीं मानी गई तो 24 में हम इसको देशव्यापी कर देंगे। तो आपको क्या आस है और आपके पार्टी के पास इन लोगों के लिए क्या है?
देखिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली का ही विषय नहीं है, हमारी पुरानी खुशहाली का भी बहाली का विषय बन रही है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों का निजीकरण करने की जो सोच है, ये नीति और नियत पर डिपेंड करता है। इनकी नीतियां भी सही नहीं है क्योंकि इनकी नियत अच्छी नहीं है, और नियत के कारण ही इन्होंने इस तरीके से बुढ़ापे तक 60 साल आप उनसे सेवाएं लेंगे, 60 साल के बाद आप उनको पेंशन देना बंद कर देंगे, वो कहां जाएंगे? उनके बुढ़ापे का भरण पोषण कैसे होगा? उनकी दवाइयों का खर्चा कैसे होगा? ये गवर्नमेंट नहीं सोचती है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहती है। इनको मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि राजस्थान की सरकार ने जब उसने दिखाया एग्जाम्पल कि हम वादा कर रहे हैं पेंशन बहाली का, उन्होंने एक स्टेप लिया। मैं कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में पुरानी पेंशन बहाली होना चाहिए, और पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ बहुत सारी खुशहाली भी वापस आएगी। तो उस खुशहाली को जो छीनने के लिए मजबूर हो गए हैं, उस पर विराम लगाना चाहिए। हमें वही हमारे पुराने वाले और आपके जो वर्तमान छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। अब नए पुराने अच्छे दिनों की तो मैं क्या ही बात करूं, वो एक अलग चीज है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद हम समझेंगे कि ये ओपीएस और एनपीएस क्या पॉलिटिकली इफेक्ट कर सकती हैं और क्या किया है, ये हम समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। एक बहुत ज़रूरी विषय पे आज हम बात कर रहे हैं, जिससे कि लाखों लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ एक खास पैनल है और उससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ओपीएस वर्सेस एनपीएस के बारे में। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ओपीएस वाकई में इतनी महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संवेदनशीलता से कोई निर्णय लेना चाहिए, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए और इनकी मांगें सुनी जानी चाहिए, माननी चाहिए। हमारे साथ पैनल है विजय जी। एक चीज तो स्पष्ट नजर आती है, और मैंने कुछ जगहों पर यह सुना भी कि कुछ लोगों ने कहा कि ये अटेवा का चाहे आंदोलन हो, चाहे और जो छोटे छोटे अलग अलग जगह पर संगठन करते हैं, जैसे हिमाचल में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या इसके परिणाम आगे सरकार को भोगने पड़ेंगे, केंद्र सरकार को? और क्या अगर केंद्र सरकार चाहे, मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने यह कह दिया कि भाई ओपीएस लागू हो गई, तो इससे बाकी राज्यों पर एक असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप केंद्र सरकार को कितना कसूरवार मानते हैं और राज्य सरकार को कितना कसूरवार मानते हैं। हालांकि आपने स्पष्ट कर दिया कि दोनों ही अलग अलग विषय हैं, लेकिन फिर भी क्या इसका पॉलिटिकली कोई असर पड़ने वाला है? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, चाहे हिमाचल में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, जहां भी आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। एनएमओपीएस हमारा एक फेडरेशन है, और एनएमओपीएस के बैनर तले अलग अलग राज्यों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। अभी लगातार हम उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली और तमाम सारे राज्यों में विजिट करके आया हूं, और हमारे हिमाचल के साथियों ने अभी पिछले 1 महीने से ज्यादा समय हो गया लगातार क्रमिक अनशन पे हैं। इस लोकतांत्रिक देश में अपनी बात सरकार से आपने हिमाचल का जिक्र किया। हमारे साथ अनिल कुमार जायसवाल जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है जी, आप बात पूरी करिए। तो हिमाचल के साथी हमारे लगातार 1 महीने से ज्यादा क्रमिक अनशन बैठे हुए। हाँ। एक लोकतांत्रिक देश में हम अपनी बात किससे कहेंगे? मुख्यमंत्री से कहेंगे। आंदोलन जीवी है ना, आपसे तो कहा कि आप सरकार को काम नहीं करने देते हैं, हर चीज को लेके आप आंदोलन करते हैं।
अगर इस बात को करेंगे आंदोलन जीबी, तो बहुत से लोग तो प्रचार जीबी हैं और चुनाव जीबी हैं, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? और लोकतंत्र में हम अपनी बात नहीं रखेंगे, प्रधानमंत्री से नहीं रखेंगे, मुख्यमंत्री नहीं रखेंगे, किससे? हमसे कोई बता दे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकारें संवेदनहीन हो गई हैं। हमें सड़कों पर महीनों महीने बैठना पड़ रहा है। ये किसी सरकार के लिए, दल किसी का हो, मुझसे उसे मतलब नहीं है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में महीनों महीनों कर्मचारी आपका बैठा हुआ है और वहां का प्रशासन, वहां का शासन और मुख्यमंत्री को इतनी संवेदना नहीं है कि ये हमारे कर्मचारी हाथ पांव क्यों बैठे हुए हैं। मैं तो सलूट करता हूँ हिमाचल के साथियों को जो लगातार बैठे हुए हैं। और आपसे जो कहना चाहता हूँ, आपने जो प्रश्न पूछा, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे राजनेता को, राजनीतिज्ञों को इस बात का गुमान है कि कर्मचारी बहुत कम होते हैं और उनका हमारे चुनावी बराबरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, चाहे आंध्र प्रदेश हो चुनाव हुआ, चाहे बिहार चुनाव हुआ, चाहे झारखंड में चुनाव हुआ और चाहे उत्तर प्रदेश में म्यूट कर लीजिए आवाज थोड़ा सा। मेहदी हसन साहब, शायद आपकी आवाज उस तरह से आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए, जब आपसे कहेंगे तो आप बोलिएगा। जी विजय। उत्तर प्रदेश का पोस्टल बैलेट का चुनाव हुआ हो, यहाँ पर सब ने अपनी कर्मचारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। अगर राजनेता और राजनीतिक दल इस गलतफहमी में है कि नहीं ये तो छोटे स्वर्ग है, इससे हम सुनने से कोई मतलब नहीं है, उनकी गलतफहमी होगी और इसका दुष्परिणाम जो भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगा उसको भोगना पड़ेगा। और इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में। अनिल जी आते हैं आपके पास। अनिल जी, ये आप बता सकते हैं क्या कि पूरे देश भर में ओपीएस और एनपीएस को लेके कितने लोग होंगे जो इस लड़ाई में होंगे? क्योंकि आप शिमला से हैं इस वक्त, लेकिन हिमाचल में बात ठीक है कि आंदोलन इस समय बड़ी जोर शोर से चल रहा है क्योंकि इलेक्शन का समय है। क्या आप बता सकते हैं कि कितने लोग प्रभावित हैं और कितने लोग पूरे देश में चाह रहे होंगे कि भाई ओपीएस आ जाए तो अच्छा हो? सर, ऐसा है कि हिमाचल में इस समय 1,60,000 के करीब पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही। अच्छा। और ये हमारे कहते, अब आपको छोटी सी बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ अपना कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी होते थे और अब तो उनका स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने अपना हिमाचल में बोर्ड और कॉर्पोरेशन की पेंशन बंद कर दी। अच्छा। जबकि उससे पहले उनको पेंशन मिलती थी और जो कर्मचारी थे वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में एम्प्लॉय के पक्ष में केस आना था। अच्छा। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और वो केस आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेंड पड़ा है। अच्छा। नहीं, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। 1,60,000 अकेले अगर हिमाचल में इस तरह के कर्मचारी हैं तो पूरे देश भर में तो इसकी हालत बहुत खराब होगी। पूरे देश में 70 लाख प्लस है, 70 लाख प्लस है सर। 70 लाख से ज्यादा लोग इसकी मेहदी हसन साहब, देखिए आप चूंकि देश में अगर बात करें तो विपक्ष में हैं, अब ये कुछ कहेंगे जैसे लोगों का ये आंदोलन चल रहा है तो इसमें अब ये कहा जा रहा है कि भाई आंदोलन होते रहते हैं, इसमें सरकारें हर अच्छी चीज भी इनको बुरी लगती है। आपने 2 राज्यों में जहां पर आपकी सरकार है आपने सुनी मांग इन लोगों की, लेकिन आप केंद्र सरकार को मजबूर नहीं कर पाए कि वो इस दिशा में विचार करे। क्या कमजोरी है आपकी इसमें? आप खड़े हो जाते, 70-80 लाख लोग हैं ये, और ये लोग तो ये भी कहा जाता है कि ये जो वर्ग है ये बीजेपी को वोट देता है। जब वोट खुलते हैं तो शुरुआती जो रुझान आते हैं उसमें इन्हीं के वोट होते हैं। आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये बड़ी परेशानी है आजकल के दौर में। हैदर अली साहब आप इसी का जवाब आप दे दीजिए, आप राज्य के परिप्रेक्ष्य में दीजिएगा, राज्य के संदर्भ में। देखिए, धरती के पुतलों ने जब आंदोलन किया तो 1 साल में इन लोगों को अपना जो किसान बिल था वो वापस लेना पड़ा। अब चुनाव आने दीजिए, आप बहुत देर से आंदोलन जीवी शब्द का एक जिक्र यहाँ पर आ रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये चुनाव के आते ही ये बिल वापस लेने का ड्रामा करेंगे कि हम बिल वापस लेंगे अगले चुनाव में, और
जो हमारे पेंशनधारी लोग हैं जिन्हें पेंशन मिलना चाहिए उनका वोट लूटने की साजिश करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है देश अब इनकी सब समझ चुका है और देश इनको आने वाले चुनावों में जो भी अत्याचार इन्होंने चाहे वो पेंशन के रूप में किया हो चाहे महंगाई के रूप में किया हो, इस सबका जवाब देने के लिए तैयार हो रहा है और ये चुनाव जीवी अब आंदोलन जीवियों का मुकाबला नहीं कर रहे। सुभाष जी, चूंकि आप पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं तो आपका ये आप इस तरह की समस्याओं को, इस तरह के मुद्दों को बहुत करीब से देखते रहे होंगे। ये बात ठीक है कि ओपीएस की मांग को लेकर बहुत सारे कर्मचारी हैं और एक आंकड़ा बताया विजय जी ने कि करीब 70-80 लाख के आसपास, 80 लाख के आसपास लोग इसकी मांग कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो एक बात अभी कही कि भाई 1 लाख रुपए का वेतन था और 4400 रुपए उनको पेंशन मिल रही है, इस परिस्थिति में जाहिर सी बात है कि अगर कोई होता है और वो इस उम्र के इस पड़ाव पे है कि अब सिर्फ वो पेंशन पर निर्भर है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि आपकी एसोसिएशन इसको लेके क्या काम कर रही है और ये ओपीएस की मांग, क्या आपको लग रहा है कि सरकार मजबूर होगी कि इसकी मांग को सुना जाए, माना जाए? सुभाष जी, मजबूर कर पाएंगे आप सरकार को? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से सरकार मजबूर होगी। आप तो एक दशक हो गया, अटेवा से अगर बात करें तो 2013 से ये आंदोलन कर रहे हैं, एक दशक होने वाला है। सुभाष जी, मैं हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों से आपको अवगत कराता हूं। बिल्कुल। यहाँ पर ये कई जगह ऐसी है, किन्नौर, भरमौर और जो चंबा और लाहौल स्पीति, जहां -25 डिग्री का टेम्परेचर होता है। तो उस -25 डिग्री में भी हमारे कर्मचारी काम करते हैं और उसके बाद यानी उनकी लाइफ 10 साल पीछे पहले ही खत्म हो जाती है। तो कम से कम उनको पेंशन मिलनी चाहिए। यहाँ हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे तो हमें ये बिल्कुल पक्का से। दूसरी बात आपने अभी भी बोली कि यहाँ 65 लाख वोटर है, हिमाचल प्रदेश छोटी सी स्टेट है, इसमें से 2,25,000 रेगुलर कर्मचारी हैं, 2 लाख पेंशनर ओल्ड ओपीएस के हैं और उसके अलावा 1,40,000 के आसपास जो एनपीएस में रिटायर होंगे, गिने चुने अभी थोड़े हुए हैं, और बाकी कारपोरेट सेक्टर बोर्ड के हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती। तो ये सीधे सीधे जो है हमारा लगभग 6 लाख कर्मचारी वर्ग का हेड ऑफ द फैमिली है। मीन्स 24 लाख, 65 लाख में से 24 लाख वोट बैंक सिर्फ इन कर्मचारी और पेंशनर का है। ये स्वाभाविक है। आज तक ही कर्मचारियों ने सरकारें बनाई भी है यहाँ और गिराई भी है, उदाहरण है पिछले। तो हम अभी भी आशावान है कि यहाँ इलेक्शन है नवंबर में और अक्टूबर में फर्स्ट या सेकंड वीक में या कोड ऑफ कंडक्ट शुरू होगा। उससे पहले एनपीएस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ये मैंने पहले बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, उस टाइम वहां बीजेपी गवर्नमेंट थी, यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एक एमओयू साइन कर दिया एनपीएस का, लोगों में जागरूकता नहीं थी, उनपे जबरदस्ती लागू हो गया। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसा हमारे एक पैनलिस्ट ने भी कहा, ये स्टेट का है। अगर स्टेट में शुरू करते हैं, पर सवाल ये है कि अब यहाँ सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, या तो पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ शुरू ना किया होता, अलग बात थी। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है या बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर यहाँ स्टेट में शुरू होता तो जितनी 14 स्टेटें और है बीजेपी की, वहां भी शुरू करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी ओपीएस शुरू करना पड़ेगा। ये पेच फंसा हुआ है और ये बार बार इनकी मध्यस्थता चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, जहां हमारे संज्ञान में है ये बात आई है। विजय जी, ये अभी जो सुभाष जी ने कहा कि भाई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा, तो आप क्या इसी बात पे अड़े हुए हैं कि भाई किसी भी तरह से आप पुरानी वाली व्यवस्था लागू करिए, बीच का कोई रास्ता नहीं होता, या फिर आपके पास कोई ऐसा प्रस्ताव है? हमारा जो आंदोलन है वो संशोधन और बीच के रास्ते के लिए नहीं है। एनएमओपीएस का जो आंदोलन है देशव्यापी, ये तो आप अड़े हुए हैं ना। आप सरकार को कुछ तो कम से कम पेंशन, बहु पुरानी पेंशन, और अगर बीच का रास्ता माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल निकालेंगे तो वहां का जो कर्मचारी वो भी बीच नहीं, बात हिमाचल की नहीं है। मैं तो राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ हिमाचल की बात नहीं कर, मध्य प्रदेश में भी आंदोलन चल रहा है, टीकमगढ़ में, भोपाल में आंदोलन चल रहा है। कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई बीच का रास्ता, बहु पुरानी पेंशन है। आपकी ये जिद है ना विजय जी, देखिए आपकी जिद भी है ना, सरकार को कम से कम कुछ तो आप राहत दीजिए।
ये क्या आप अड़ गए कि भाई नहीं वो पुरानी वाली व्यवस्था लाइए? अब वो कुछ सोच के ही लाए होंगे नई व्यवस्था, तो कम से कम आप कुछ ऐसा करिए कि बीच का रास्ता निकल आए तो आपकी भी हो जाए, उनकी भी हो जाए। मैं कह रहा हूं ये संवैधानिक व्यवस्था है, गैर वाजिब हम मांग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो पेंशन कर्मचारियों को होता है वो पेंडिंग वेतन है। वो अच्छा। कोई बख्शीश नहीं है, वो कोई बख्शीश नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को बोला है, वो पेंडिंग वेतन मेरे वेतन का कटा हुआ भाग है, तो हम कैसे उसको समझौता किस बात पर कर ले। दूसरी चीज, वही जो माननीय हमको समझा रहे हैं, एक पेंशन, दो पेंशन, तीन पेंशन, चार पेंशन लेते हैं, उस पर भार नहीं आया है। और कर्मचारी रिटायर होने के बाद पेंशन मांग रहा, यहाँ तो वेतन और पेंशन साथ लिया जाता है, उस पर डिस्कस क्यों नहीं होती है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? अच्छा, आप एमपी और एमएलए की बात कर रहे हैं? जी करेंगे, हम देश के टैक्स पेयर हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हमारे साथ गजेंद्र राठौर जी भी जुड़ गए राजस्थान से, प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एकीकृत के हैं। और गजेंद्र जी आपका स्वागत है, आप थोड़ा देर से जुड़े, बहुत बात हो गई है वैसे इस मुद्दे पे। गजेंद्र जी ये मुझे बताइए कि एमपी और एमएलए से क्या सवाल किया? राजस्थान में तो हो गई है, तो राजस्थान में कुछ फर्क हुआ, फर्क आया है, खुश हुए हैं लोग? एक तो मेरा प्रश्न ये, दूसरा ये कि हर बात में ये हो रहा है। विजय जी हो सकता है बुरा माने मेरी बात का, लेकिन मैं कह रहा हूं एमपी एमएलए को क्यों घसीटते हैं? आप वो जीत लिया, उन्होंने इलेक्शन, अब वो मिल रही है उनको, वो बना रहे हैं संसद और विधानसभा में बैठ के कानून, तो क्या अपने लिए तो आदमी अच्छा ही अच्छा करता है ना, अपना हित सोचने में क्या बुराई है? गजेंद्र जी आप बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये राजस्थान में तो खैर पुरानी
ये है कि विजय कुमार जी कह रहे थे कि ये लोग तनख्वाह भी ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, 4 पेंशन ले रहे हैं, तो इनको क्यों मिल रही है और कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रही? तो ये हर बात एमएलए को घसीटने की क्या जरूरत? निश्चित तौर पे जब राजस्थान की कर्मचारी हो, चाहे भारत की किसी भी कोने की कर्मचारी हो, और वो लोग जब अपने यौवन से लेके 60 साल की सेवा करने के बाद में जो राज्य सरकारें हो, चाहे भारत सरकार हो, अपनी जो कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाते हैं वो कर्मचारी होता है। निश्चित तौर पे सरकार किसी की बंदी हो, परंतु कर्मचारी उसका अभिन्न अंग होता है, और उसके बावजूद कर्मचारी को जो 60 साल की सेवा के बाद में उनके साथ जो पेंशन, जो एक अच्छी सुविधाएं थी, जो एक बुढ़ापे का सहारा था, हम राजस्थानी में कहते हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी थी, उसको 2004 में तोड़ दी गई थी, और उसको आज जब गहलोत साहब ने उस लाठी को वापस अपने हाथ में दिया है, तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छा कदम है। और हमने हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान के गहलोत साहब से हमारी बातचीत हुई, जब भी कोई बात होती है हम जब सरकार से हमारे कर्मचारी महासंघों की बात होती है, तो सरकारी ये कहती फलाने स्टेट में नहीं है, उस स्टेट में नहीं है। हमने वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी महोदय से कहा था कि क्यों नहीं राजस्थान ऐसा स्टेट हो जो हिंदुस्तान उसकी मिसाल दे, और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने अच्छा कदम उठाया हमारे कहने से, और ये मिसाल हिंदुस्तान को भी देखना चाहिए। परंतु इसमें कई हमने बताई है कि
कि ये विधायकों और सांसदों की पेंशन पर बड़ा मामला है और वेतन पे बड़ा मामला है। ये जैसे बंधु जी ने भी लपेट लिया, और आप तो चूंकि उसी कन्वे से आते हैं, ये मुझे बताइए कि भैया आप लोग ले रहे हो, इतनी पेंशन लेते हो, तनख्वाह ले लेते हो, सब ले लेते हो, 4 पेंशन मिलती है आपको, क्यों नहीं सोच रही 80-90 लाख लोगों के बारे में केंद्र की सरकार, और आप क्यों नहीं अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हैं। सर इसका चुनाव पर बहुत असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, बिल्कुल। अगर पूरे देश में तो एक दिन ऐसा आएगा कि इन पॉलिटिशियनों को कोई मेरे ख्याल से ढंग से सुनेगा ना, इनका आदर मान करेगा। मेरी एक स्पष्ट बात है कि अगर हमारे सरकारी कर्मचारी की पीएन की भी अगर भर्ती होनी है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है। ये अनक्वालिफाइड अनपढ़ होते हैं और ये कहते हैं अपना जनता को बेवकूफ बनाकर लीडर बन जाते हैं। और आप लोग मुझे विलन बनवा देंगे कि ये आदमी ऐसे मुद्दे पे डिबेट करवा रहा है जो नेता वर्सेस कर्मचारी इसने करवा दिया। मैं एनपीएस वर्सेस ओपीएस पे डिबेट करने आया था, आपने मुझे नेता वर्सेस पेंशन ये कर्मचारी करवा दी, आपने डिबेट खत्म होते होते। नहीं सर, इस सिलसिले में मैं आजकल पत्रकार जेल भी चले जा रहे हैं सर। आपकी गवर्नमेंट की तारीफ कर रहूंगा जिसने सारे पॉलिटिशियनों की पेंशन बंद करके सिर्फ एक ही पेंशन रखी है। अच्छा। मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में इन पॉलिटिशियनों को एक ही पेंशन मिले और उससे हमारे हिंदुस्तान का जो बजट है सही ढंग से खर्च होगा। नहीं तो इस समय पूरे हिंदुस्तान में इनकी जो पेंशन है, प्रकाश सिंह बादल जी की 5 पेंशन है, यहाँ वीरभद्र सिंह जी की 5 पेंशन, अगर इनको एक ही पेंशन दी जाए तो मेरे ख्याल से हमारा देश बिल्कुल ये आपने मार्के की बात कही है, ये बात मार्के की है। बहुत संक्षेप में हैदर अली साहब, बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा, ये नेता वर्सेस ये विधायक वर्सेस इन्होंने कर्मचारी करवा दिया है, तो मैं इसमें जानना चाह रहा हूं कि क्या 24 में भी आप इसी को मुद्दा रखेंगे? आप ऑडिबल नहीं हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। जो भी जनहित के मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी सदा उन मुद्दों को उठाती रही है और उठाती रहेगी, चाहे वो 22 हो चाहे 24 हो। जब तक हमें सत्ता नहीं मिल जाएगी वाली पेंशन भरी के लिए, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। आप देखिए किस तरीके से आज जैसे इन लोगों का जो ये दर्द है, ये नेता वर्सेस कर्मचारी नहीं है, बल्कि ये जनता का दर्द है, और मैं उस दर्द के साथ हूं। पॉलिटिकल पार्टी में हूं, ये एक अलग विषय है। अभी विजय जी, अनिल जी, सुभाष जी, गजेंद्र जी अभी खुल के कहेंगे कि जब तक आप विपक्ष में हैं तब तक दर्द के साथ हैं, जैसे ही आप सत्ता में आएंगे वैसे ही आप दर्द के खिलाफ हो जाएंगे। हमारे बोलते ही उससे ज्यादा पूरा करके दिखाया। हम लोगों के चुनाव जुमलों पर नहीं लड़ते, हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने काम को जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हम अभी सत्ता से दूर हैं। लेकिन आप उसको भी याद कीजिए। शिवम जी, मैं एक बात कहना चाहता था, आपका हाथ उठा हुआ है, मैं आपको नहीं रोकूंगा कि आपकी निष्पक्ष जो पत्रकारिता है उसको मैं सलाम करना चाहता था बहुत देर से। वो मैं अपनी भावना प्रदर्शित करने, चूंकि पता नहीं मुझे अब समय मिले ना मिले, आपने बड़ी निष्पक्ष तरीके से गजेंद्र जी, बहुत आखिरी में मैं आपसे वादा किया था जी, केजरीवाल जी ने हमसे दिल्ली में वादा किया, तो पंजाब आज पूर्ण बहुमत में है। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, अगर वचन की आप पक्के हो तो पंजाब के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करिए। अरे केजरीवाल जी तो क्या क्या कह रहे हैं गुजरात में, वो अभी आजकल क्या कह रहे हैं, गुजरात में आप जाके करवाइए, आप पंजाब में क्यों करवा रहे हैं? पंजाब में तो सरकार बन गई ना, आप गुजरात में बात करिए। उन्होंने हमारे मंच पर दिल्ली में आके वादा किया। देखिए आप देखिए विजय जी आप वहां कहा करिए जहां इलेक्शन हो, तो आपकी बात सुन ली जाएगी। अब ये नहीं आप पंजाब में सरकार बनने की बात कह रहे हैं। मुझे अपने न्याय से मतलब है, अपनी पुरानी पेंशन मतलब है। गजेंद्र जी, आखिरी में मेरा सवाल आपसे, और उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा, बहुत संक्षेप में बताइएगा। राजस्थान में चूंकि आपने अपनी मांगे मनवा ली, तो जो ये कहा जाता है कि भाई आंदोलन मत करिए, आंदोलन जीवी ना करिए, क्या आपने आंदोलन के जरिए ही सरकार को झुकाया?
बहुत संक्षेप में। अनम्यूट कर लीजिए, बहुत संक्षेप में बताइए। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हाँ जी। हाँ हेलो। हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि क्या आपने आंदोलन के जरिए ही सरकार को झुकाया या फिर कोई और रास्ता था? निश्चित तौर पे आंदोलन जिस तरीके से कहा जाए कि आंदोलन हुआ हो और ओपीएस लागू की हो, मैं समझता हूँ उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी राज्य सरकार को। सिर्फ वार्ता के जरिए ये जो ओपीएस लागू किया गया था, हमने शुरुआत की थी आंदोलन करने की, किया भी था कुछ। और हमने मुख्यमंत्री ने, जब हमने 2003 में जब हमारा आंदोलन चला और मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे, उन्होंने कर्मचारी विरोधी नीति के कारण आज भी उन्हें सपने में कर्मचारी दिखता है। अगर राजस्थान का कर्मचारी जिस तरीके से एकजुट है, उस तरीके से सपने में तो कम से कम नहीं दिखाइए। हाँ, 100% आपको ही मैं बता रहा हूँ, गहलोत साहब जब भी कर्मचारियों की बात करते हैं तो ये जरूर कहते हैं, वो हर बार कहते हैं कि मुझे 2003 का मंजर वो याद है जब बेटियां लेके चुनाव की कर्मचारी जा रहे थे। उन्होंने एक ही नारा दिया था कि कर्मचारी एकता जिंदाबाद और इस सरकार मुर्दाबाद। और निश्चित तौर पे वो आज भी उन्हें बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। हैदर जी, गजेंद्र जी, मेहदी हसन जी, विजय कुमार बंधु जी, अनिल कुमार जायसवाल जी और सुभाष वर्मा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े राष्ट्र हित के इस मुद्दे पर। अपनी अपनी मांग है और अपना अपना तरीका भी है। एक चीज तो निकलकर सामने आ गई कि आंदोलन करना बुरा नहीं है, आंदोलन नहीं करेंगे तो सरकार नहीं सुनेगी। राजस्थान में इसका प्रमाण मिला। एक बात और निकलकर सामने आ गई कि बड़ी कोफ्त है उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को जिनको एनपीएस के तहत पेंशन मिलती है। तो बहुत जरूरी है कि हम ये समझ पाएं कि जो 80-90 लाख लोग हैं, जिसमें से 1 मिलियन में इसलिए करो, मैं 10 लाख भी कह सकता था क्योंकि आजकल मिलियन बहुत चल रहा है डिजिटल मीडिया के जमाने में। 1 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो देश की सेवा कर रहे थे, राष्ट्र हित में सेना में खड़े थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो भी परेशान हैं, उनको भी पेंशन इसी तरह से मिल रही है। तो सोचे, सरकार भी सोचे, केंद्र की सरकार भी सोचे और वो राज्य की सरकारें भी सोचे जो ये पेंशन नहीं दे रही, ओपीएस नहीं दे रही। बात करें इनसे, रास्ता निकाले। कम से कम 80-90 लाख लोगों के परिवारों का सवाल है। ये सिर्फ 80-90 लाख लोग नहीं हैं, इनमें आप 5 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनके परिवार के लोग और शामिल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राष्ट्र देखने के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।